हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएस कॉमर्स हब। पिछली वीडियोस में हम लोग का फर्स्ट चैप्टर ख़त्म हो चुका है और अब हम लोग इस वीडियो से चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स स्टार्ट कर रहे हैं। और ये बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स आपका जो चैप्टर है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे जब हम लोग न्यूमेरिकल पोर्शन पे चलेंगे तो उस न्यूमेरिकल पोर्शन को करने के लिए आपको ये सारे टर्म्स पता होने चाहिए, इनका मतलब पता होना चाहिए। तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। और मैंने इस वाली वीडियो में 8 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हमने डिस्कस किए हैं और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे। और अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। हेलो एवरीवन, हम लोग अब चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11 का, जिसका नाम है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। और इस चैप्टर में हम लोग बहुत सारे टर्म्स देखेंगे अकाउंटिंग में जो हम लोग को आगे चल के यूज़ करने, जो न्यूमेरिकल चैप्टर्स हम लोग करेंगे उसमें बहुत सारे ऐसे टर्म्स होंगे जो कि हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि उसका मतलब क्या है, उन सब टर्म्स का मतलब क्या है। तो ये चैप्टर जो है आपके अकाउंटिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, चाहे वो क्लास 11th हो, चाहे आगे आने वाले क्लासेस हों, आगे काम आप आके पढ़ेंगे हायर स्टडीज़ में, तो वहाँ पे भी हमको कम से कम इन टर्म्स के बारे में तो पता होना ही चाहिए, तभी हम अकाउंटिंग को समझ भी पाएंगे, अदरवाइज हम अकाउंटिंग को समझ भी नहीं पाएंगे। तो हम लोग जो इस चैप्टर में करने जा रहे हैं उसमें स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो भी हम लोग ट्रांजैक्शन करते हैं, जो भी हम लोग हमारे पास जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं उसके लिए यहाँ पे हमारे पास 2 चीज़ें होंगी, 2 लोग होंगे। एक तो फर्म होगा और एक हमारा कौन होगा, प्रोप्राइटर होगा। अब प्रोप्राइटर क्या है, हम लोग जो क्लास 11th में अकाउंटिंग में पढ़ रहे हैं वो हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ रहे हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म का मतलब क्या होता है, ऐसी फर्म जिसका मालिक कितने मालिक हैं, केवल एक मालिक है। मतलब ओनर हमारा कितने हैं, केवल एक ओनर है हमारा। तो इस फर्म का एक ओनर है, जिस ओनर को हम क्या टर्म देते हैं, क्या नाम देते हैं, सोल प्रोप्राइटर नाम देते हैं, दैट इज प्रोप्राइटर हम लोग नाम देते हैं। तो इतनी चीज़ आपको एक चीज़ समझनी है। और दूसरी चीज़ ये समझनी है कि हम लोग जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन करेंगे, हम लोग ये मान के करेंगे कि जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन हो रहे हैं वो फर्म कर रही है, ना कि प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर नहीं कर रहा है, जो भी काम हो रहा है वो कौन कर रहा है, फर्म कर रही है। तो हम अकाउंटिंग भी करेंगे तो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, इस फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से हम अकाउंटिंग करेंगे, ना कि प्रोप्राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग रिकॉर्डिंग करेंगे। इस चीज़ का हमारे पास जो बेसिस है, या जो भी इस चीज़ का हमारी जो इम्पोर्टेंस है वो आपको मैं थोड़ी देर के बाद बता पाऊँगा, या हो सकता है हम अगली क्लास में इस चीज़ को डिस्कस करें। तो जैसे जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे उस हिसाब से फिर मैं इस स्लाइड पे वापस आऊँगा और फिर मैं इस स्लाइड को आगे आपको एक्सप्लेन करूँगा जब मैं वहाँ पे पहुँच जाऊँगा। तो चलिए, अब जो हमारा जो पहला बेसिक अकाउंटिंग टर्म है जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है सबसे पहला हमारा बिजनेस ट्रांजैक्शन। कि बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है। अब आपको पता है इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, ऐसी एक्टिविटी जो हम किस लिए करते हैं, प्रॉफिट अर्निंग के लिए काम करते हैं। तो ऐसी एक्टिविटी को क्या बोलते हैं हम लोग, इकोनॉमिक एक्टिविटी बोला जाता है। तो हम लोग भी क्या करते हैं, हम लोग भी जब ट्रांजैक्शन करते हैं, जो हम लोगों ने पिछले चैप्टर में किया था कि हम लोग को सबसे पहले क्या करना पड़ता है, बिजनेस ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या है वो हम लोग चीज़ देखने जा रहे हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को अफेक्ट करे, मतलब असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ को हमारी अफेक्ट करे, हमारे फाइनेंशियल पोजीशन को अफेक्ट करे। तो ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम क्या बोलेंगे, हम लोग बिजनेस ट्रांजैक्शन नाम देते हैं। अब ये बिजनेस ट्रांजैक्शन 2 टाइप के होते हैं, या तो ये बिजनेस ट्रांजैक्शन हमारे इंटरनल हो सकते हैं या एक्सटर्नल बिजनेस ट्रांजैक्शन हो सकते हैं। अब एक्सटर्नल बिजनेस ट्रांजैक्शन कौन से होते हैं, ऐसे बिजनेस ट्रांजैक्शन जो एक बिजनेस एंटिटी, वन बिजनेस एंटिटी किससे करती है, अनदर बिजनेस एंटिटी के साथ करेगी। मतलब जैसे मुझे कोई सामान बनाना है, मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, मुझे अगर कुछ भी सामान बनाना है तो मैं क्या करूँगा, मुझे उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए होगा कुछ भी चीज़ बनाने के लिए। तो मैं एज अ बिजनेस यूनिट मैं रॉ मटेरियल किससे खरीदने जाऊँगा, किसी दूसरे बिजनेस यूनिट से खरीदने जाऊँगा जो बेच रहा है। या अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल से आपको बताऊँ तो मान लेते हैं कि मेरी मोबाइल की शॉप है,
तो मुझे मोबाइल की शॉप है तो मेरे को क्या खरीदना है, मैं मोबाइल पहले अपने पास लेके आऊँगा तभी तो कस्टमर को आगे बेचूंगा। तो मुझे क्या करना है, मैं मैन्युफैक्चरर से क्या करता हूँ, मोबाइल खरीद के लेके आता हूँ फॉर रीसेलिंग पर्पजेस। तो क्या हुआ, मैंने ट्रांजैक्शन किया, मैं एज अ बिजनेस एंटिटी ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ। किस बिजनेस एंटिटी से, उस बिजनेस एंटिटी से जो मेरे को मोबाइल बेच रहा है, जिसको मोबाइल को मैं आगे कस्टमर को बेचूंगा। तो ये क्या हो गया, ऐसे ट्रांजैक्शन को मैं क्या बोलता हूँ, एक्सटर्नल बिजनेस ट्रांजैक्शन बोला जाता है। अब बात आती है कि इंटरनल बिजनेस ट्रांजैक्शन कौन से होते हैं। ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो कि कहाँ पे की जाती है, विद इन द बिजनेस ट्रांजैक्शन, विद इन द बिजनेस एंटिटी होती है। ये कहाँ होती है, ये विद इन द बिजनेस एंटिटी होगी। विद इन द बिजनेस एंटिटी होने का मतलब क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मेरे पास कोई फिक्स्ड एसेट है, मान लेते हैं मेरे पास एक फर्नीचर पड़ा है। ये फर्नीचर मैंने 1 अप्रैल को खरीदा। इस 1 अप्रैल को खरीदने के बाद मैंने क्या किया, मान लेते हैं 50,000 रुपीज़ का मैंने ये फर्नीचर खरीदा था। कब, 1 अप्रैल को। अब आई 31 मार्च, नेक्स्ट ईयर जब मेरा ईयर एंड होगा तो 31 मार्च आया। 31 मार्च को मैं ये 50,000 का फर्नीचर बाहर बेचने गया। तो वहाँ पे जब बेचने गया तो वहाँ पे वो मान लेते हैं कि 40,000 रुपीज़ का बिकेगा, क्योंकि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जिसकी वैल्यू जो है कम ना हो। जैसे मैं आईफोन भी खरीदूंगा, तो आईफोन भी अगर मैं खरीदने जा रहा हूँ, मान के चलो मैंने 1 लाख रुपए का आईफोन खरीदा, वो मैं अगर थोड़े टाइम के बाद बेचने जाऊंगा तो वो कम में ही बिकेगा। वो जो वैल्यू कम हुई है, दैट इज ये जो हमारा 10,000 कम हुआ है, इस 10,000 को हम लोग नाम देते हैं डेप्रिसिएशन। और ये डेप्रिसिएशन को हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। और ये क्या है, ये एक्सटर्नल नहीं है, बाहर से किसी के साथ ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे हैं, ये विद इन द एंटिटी, बिजनेस एंटिटी हमारा ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो ऐसी चीज़ों को क्या बोलते हैं, ऐसी चीज़ों को हम लोग कहते हैं इंटरनल बिजनेस ट्रांजैक्शन नाम दिया जाता है। तो विद इन द बिजनेस एंटिटी इंटरनल, बाहर अगर एक बिजनेस एंटिटी दूसरे बिजनेस एंटिटी के साथ ट्रांजैक्शन कर रही है तो उसको क्या बोला जाता है, एक्सटर्नल बिजनेस ट्रांजैक्शन हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला बेसिक अकाउंटिंग टर्म का पहला हमारा हो गया। दूसरा हमारे पास आता है अकाउंट। अब अकाउंट क्या होता है, अकाउंट क्या होता है कि जब भी हम कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, तो मैंने आपको पिछले चैप्टर में भी बताया था कि जब हम लेजर बनाते हैं तो एक सेपरेट अकाउंट बनाया जाता है। अकाउंट का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि जो भी हम बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे तो उसको क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर उसका सेपरेट रिकॉर्ड बना दिया जाता है। जैसे मैंने अगर फर्नीचर खरीदा तो मैं फर्नीचर का एक अलग से रिकॉर्ड बनाऊंगा और उस रिकॉर्ड को क्या बोलूंगा, अकाउंट। मतलब कि अगर मैंने कोई फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर में अगर खरीदूंगा तो मैं उसको किस अकाउंट में डालूंगा, फर्नीचर अकाउंट में डालूंगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, जब अगर हम स्पेसिफिकली कोई भी ट्रांजैक्शन है उसको अलग अलग जगह पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसके लिए अलग एक तरह से रिकॉर्ड बना रहे हैं, तो वो किस में हम लोग बनाते हैं, अकाउंट में बनाते हैं। तो दैट इज, अगर मुझे फर्नीचर के साथ कोई भी ट्रांजैक्शन करना है, फर्नीचर का कोई भी ट्रांजैक्शन करूंगा तो उसको मैं फर्नीचर अकाउंट में डालूंगा। अगर मुझे कैश का कोई भी ट्रांजैक्शन करना है तो वो किस में जाएगा, कैश अकाउंट में जाएगा। ऐसे ही हम लोग जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शन करेंगे हम उसका क्या करेंगे, एक अलग से अकाउंट बनाएंगे। तो दैट इज अकाउंट। फिर हमारे पास जो तीसरा अकाउंटिंग टर्म है दैट इज नोन एज एंटिटी। उसको हम क्या बोलेंगे, हमारे पास क्या है, नेक्स्ट एंटिटी है। एंटिटी का मतलब क्या है कि हमारे पास वो इकोनॉमिक यूनिट जो कि किस लिए बनी है, प्रॉफिट अर्निंग के लिए बनी हुई है। और प्रॉफिट अर्निंग कैसे, वो गुड्स एंड सर्विसेज हमारे पास क्या कर रहा है, सेल एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कर रहा है। मतलब जैसे एक बिजनेस एंटिटी मैंने मान के चलो मेरी कोचिंग, अगर मेरे को लैपटॉप खरीदना है तो मैं किसके पास गया, लेनोवो के पास गया। तो लेनोवो क्या होगी, लेनोवो मेरे लिए क्या होगी, बिजनेस एंटिटी होगी। तो ये हो गया मेरा एंटिटी। नेक्स्ट हमारे पास जो फोर्थ कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में आता है दैट इज गुड्स। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको बहुत ही ध्यान से समझना पड़ेगा। अब हमारे पास गुड्स भी दो तरीके के होते हैं। एक ऐसी चीजें हो, ऐसे हमारे पास ऐसी थिंग्स, दोज थिंग्स विच आर परचेज्ड फॉर रीसेल पर्पसेस। ऐसी चीजें जो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं रीसेल पर्पसेस के लिए कर रहा हूँ। तो दैट इज, ये जो रीसेल पर्पसेस के लिए जो चीजें मैंने अपने पास रखी हैं दैट विल बी टर्म्ड एज गुड्स।
फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी टॉफ़ी की दुकान है, या मैंने अभी एग्जाम्पल लिया था आपसे एग्जाम्पल आपको बताया था, दैट इज़ मोबाइल की अगर मेरी शॉप है, तो मोबाइल में क्या करता हूँ, मैं रीसेल पर्पजेस के लिए लेता हूँ। मैन्युफैक्चरर से मैंने मोबाइल लिया और मोबाइल लेके मैं क्या करूँगा, आगे रीसेल कर दूंगा। तो मोबाइल मेरे लिए क्या हो गए, गुड्स हो गए, लेकिन बाकी चीज़ें मेरे लिए गुड्स नहीं हुई। ये चीज़ ध्यान रखेंगे, मैंने मोबाइल लिया है, मोबाइल आगे चल के बेच रहा हूँ, तो ये मोबाइल मेरे लिए गुड्स हो गए, और बाकी जितने भी फिक्स्ड एसेट्स हैं वो मेरे लिए गुड्स नहीं कहलाएंगे। जैसे फर्नीचर मेरे पास होगा, मेरे पास ट्यूबलाइट्स होंगी, फैंस होंगे, लैपटॉप होंगे, तो वो मेरे लिए गुड्स नहीं कहलाएंगे। ऐसी चीज़ें जिससे मैं डील कर रहा हूँ वही मेरे लिए गुड्स है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी टॉफ़ी की दुकान है तो टॉफ़ी मेरे लिए गुड्स हो गए, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें जो कि मैंने रीसेल पर्पसेस के लिए रखी हुई हैं, जिससे मैं रेगुलर बेसिस पे डील करूंगा, दैट इज हमारे पास गुड्स। और दूसरी चीज़ें क्या है, ऐसी चीज़ें जो कि मैं क्या कर रहा हूँ, फिनिश्ड गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरी एक स्वीट शॉप है, मैं स्वीट्स बनाता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, मैं मिल्क लेता हूँ, इससे मैं क्या करता हूँ, स्वीट्स बनाता हूँ, ठीक है। तो ये जो मिल्क हो गया, जो कि मेरा फाइनल प्रोडक्ट बनाने में मेरी हेल्प कर रहा है, इस मिल्क को भी हम क्या बोलेंगे, इस मिल्क को भी हम क्या बोलेंगे, गुड्स बोलेंगे। तो ये हो गया मेरे पास गुड्स। इसको आपको बहुत ध्यान में रखना है। जैसे आप कंप्यूटर बेचने की दुकान है, आपके पास कंप्यूटर शॉप है, तो कंप्यूटर्स जो है वो आपके लिए क्या हो गए, आपके लिए गुड्स हो जाएंगे। फिर हम लोग पांचवें अकाउंटिंग टर्म पे चलिए चलते हैं। पांचवें अकाउंटिंग टर्म का नाम है हमारा वाउचर। अब वाउचर तो आपको पता है, दिस इज द सोर्स डॉक्यूमेंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट बोलते हैं, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, अपनी रिकॉर्डिंग करते हैं, पहली बार रिकॉर्डिंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप डोमिनोज जाएंगे, तो डोमिनोज जाने के बाद मान लीजिए आपने 500 का पिज्ज़ा लिया, उसमें उसने जीएसटी जोड़ा, 10% का मान लेते जीएसटी है, तो उसने आपको बिल दे दिया 550 का। ये जो 550 का उसने जो वाउचर ये बना के दिया है बिल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग वाउचर बोलते हैं। और इसी को जैसे ही इसका बिल जनरेट किया, इस बिल जनरेशन के बाद वो क्या करेगा, इस बिल को देख के डोमिनोज क्या करेगा, अपनी एंट्री करेगा। एंट्री क्या करेगा, मतलब मैं इसका दूसरा वर्ड बोल देता हूं अभी फिलहाल, कि वो क्या करेगा, रिकॉर्डिंग करेगा अपना, किस चीज को देख के, इस चीज को। तो वाउचर क्या है, हमारा एक ऐसा सोर्स डॉक्यूमेंट है जिससे हम लोग क्या करते हैं, अपनी फर्स्ट टाइम रिकॉर्डिंग करते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। तो ये हमारा क्या हो गया, वाउचर हो गया। सिक्स्थ की बात करते हैं, जिसको हम बोलते हैं एंट्री, जो मैंने यहाँ पे वर्ड यूज किया था, एंट्री। हम लोग जब अकाउंट्स में रिकॉर्डिंग करते हैं, किसी भी ट्रांजैक्शन को जब हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं, तो उसको नाम दिया जाता है एंट्री। मतलब जो हमने वाउचर से ये 550 की रिकॉर्डिंग की थी, हम क्या करेंगे, उसको हम क्या नाम बोलेंगे, उसको हम नाम बोलेंगे दैट इज एंट्री, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास 7th अकाउंटिंग टर्म आता है, दैट इज कैपिटल। अब कैपिटल क्या है, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, जब मैंने क्लास स्टार्ट की थी, तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि हमारे पास एक प्रोप्राइटर है और एक हमारे पास फर्म है। प्रोप्राइटर क्या करता है, प्रोप्राइटर इस फर्म को बनाता है, मतलब जब भी वो बिजनेस स्टार्ट करेगा तो एक फर्म क्रिएट होगी। अब फर्म ऐसे तो क्रिएट होगी नहीं, फर्म को बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, फर्म को बनाने के लिए मेरे को पैसा चाहिए। तो ऐसी चीजें जो कि प्रोप्राइटर क्या करता है, प्रोप्राइटर अपनी फर्म में इन्वेस्ट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे अपनी कोचिंग को स्टार्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, मुझे किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, कैश की रिक्वायरमेंट होगी। मुझे हो सकता है कि मेरे पास लैपटॉप पड़ा हुआ था पर्सनल, तो वो मैंने क्या किया, मैंने कोचिंग पढ़ाने के लिए उस लैपटॉप का यूज़ किया, तो वो भी मेरे लिए क्या बन जाएगा, कैपिटल। मतलब जो भी प्रोप्राइटर है हमारा, जो भी हमारा ओनर है, वो ओनर जो है, जो भी हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा, फर्म में इन्वेस्ट करेगा पैसा, उसको हम क्या बोलेंगे, कैपिटल बोलेंगे। दैट इज फॉर स्टार्टिंग अ बिजनेस। अगर प्रोप्राइटर पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, या कोई भी गुड्स इन्वेस्ट कर रहा है, या कोई भी फिक्स्ड एसेट भी इन्वेस्ट कर रहा है, जैसे उसके पास फर्नीचर पड़ा था तो उसने फर्नीचर भी लगा दिया अपने बिजनेस को स्टार्ट करने में, तो वो सारी चीजें हमारे किस में चली जाएंगी, दैट इज ऑल कैपिटल। मतलब वो हमारा कैश भी हो सकता है, कोई फिक्स्ड एसेट भी हो सकता है, कोई गुड्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जो भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए प्रोप्राइटर फर्म में इन्वेस्ट करता है, दैट इज हमारा कैपिटल। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में भी हम लोग बाद में थोड़ा बात करेंगे, नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। तो मैं यहाँ पे भी थोड़ी सी स्पेस छोड़ दे रहा हूँ, मैं वापस आऊँगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मुझे एक साथ को रिलेट करनी पड़ेंगी। तो वो सारे कुछ टर्म्स मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर उसके बाद मैं वापस आके उन सब चीज़ों को को रिलेट एक साथ करूँगा।
नेक्स्ट हम लोग अकाउंटिंग टर्म की बात करते हैं। नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म मेरे साथ हो चुके हैं। 8th अकाउंटिंग टर्म की अगर मैं बात करूं तो 8th अकाउंटिंग टर्म मेरा कौन सा होगा? ड्राइंग्स की बात करते हैं। चलिए अभी देखिए क्या होगा। मेरे पास फर्म है और ये प्रोप्राइटर है, ठीक है। इस प्रोप्राइटर ने क्या किया है? फर्म में पैसा लगाया है, जो कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, जिसको हम लोगों ने क्या नाम दिया? कैपिटल नाम दिया। तो प्रोप्राइटर ने जितना भी इन्वेस्टमेंट किया है अपनी फर्म में, दैट इज नोन एज कैपिटल। अब प्रोप्राइटर को मान लेते हैं, प्रोप्राइटर बिजनेस कर रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है, हमारा फर्म सब कुछ काम चल रहा है। अब प्रोप्राइटर को पैसे की जरूरत पड़ गई, तो प्रोप्राइटर को पैसे की जरूरत पड़ेगी तो वो कहाँ से निकालेगा? वो फर्म से ही निकालेगा। जितना पैसा फर्म के पास कैश पड़ा होगा उसमें से निकाल के ले जाएगा। तो इसी को ड्राइंग्स बोलते हैं। अगर पर्सनल पर्पसेस के लिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा मैंने क्या बोला, पर्सनल पर्पसेस के लिए अगर प्रोप्राइटर क्या करता है? प्रोप्राइटर विड्रॉ करता है। विड्रॉ करता है, कैश विड्रॉ कर सकता है, गुड्स विड्रॉ कर सकता है, जो मन करे वो विड्रॉ कर सकता है। किस चीज के लिए? पर्सनल पर्पसेस के लिए। अपने पर्सनल पर्पसेस के लिए अगर प्रोप्राइटर फर्म से पैसा विड्रॉ करता है या गुड्स विड्रॉ करता है, तो इन दोनों की जितनी जो भी वैल्यू होगी उस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे? दैट इज ड्रॉइंग्स फॉर द फर्म, ठीक है। पर्सनल पर्पसेस के लिए अगर उसने कुछ पैसा निकाला है, लेकिन अब मान के चलो कि प्रोप्राइटर जो है, प्रोप्राइटर ने फर्म में से पैसा नहीं निकाला, प्रोप्राइटर के पास पहले से दूसरा अपना कैश पड़ा हुआ था। मैंने पहले ही बताया था क्लास स्टार्ट करते समय कि प्रोप्राइटर और फर्म दोनों कौन है? अलग अलग एंटिटीज हैं। फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्रीज होगी, रिकॉर्डिंग होगी, प्रोप्राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे प्रोप्राइटर को मोबाइल चाहिए, मोबाइल खरीदना है, तो अगर मोबाइल खरीदने के लिए उसने फर्म में से पैसा निकाला है, तो वो जितना भी पैसा निकालेगा दैट विल बी ड्राइंग्स। लेकिन अगर प्रोप्राइटर ने मोबाइल खरीदने के लिए उसके पास कोई पर्सनल कैश पड़ा है, या उसने किसी अपने दोस्त से उधारी ले ली, या अपने पापा से, मम्मी से, अपने रिलेटिव से कहीं से पैसे लेके उसने मोबाइल खरीदा है, तो वो ड्राइंग्स में नहीं जाएगा। ड्राइंग्स में वही चीजें जाएंगी जो प्रोप्राइटर क्या कर रहा है? फर्म से निकाल रहा है, और किस चीज के लिए? अपने पर्सनल पर्पसेस में यूज करने के लिए। तो दैट इज हमारा क्या? ड्राइंग्स, ठीक है। आज हम लोगों ने 8 जो है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स डिस्कस कर लिए हैं। इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं अभी बहुत सारी चीज़ें एक साथ कोरिलेट करूंगा। जब मैं आपको लाइबिलिटीज़ के बारे में बताऊंगा, असेट्स के बारे में बताऊंगा, तो बहुत सारी चीज़ों को मुझे कोरिलेट करने के लिए पीछे आना पड़ेगा, इन क्लासेस पीछे वाली स्लाइड्स में आना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों को आप साथ साथ समझते रहिएगा, और इस क्लास को बहुत ही ध्यान से देख लीजिएगा, तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। बाकी नेक्स्ट जो आगे की कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और प्लीज़ मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू एंड गुड बाय।